Morning class ninth. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am present here to deliver my next lecture, and the topic is how did Newton guess the inverse square rule. न्यूटन ने अपना जो इन्वर्स स्क्वायर रूल दिया था, इन्वर्स स्क्वायर रूल कहने का मतलब हुआ जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो उसने ये बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दिस टू पार्टिकल, और सेकेंड पार्ट उसका था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो सेकेंड पार्ट था जिसमें कि इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात की गई थी डिस्टेंस के स्क्वायर के, उसको कैसे गेस किया। तो मैंने बच्चों कल ही बताया था कि न्यूटन ने केपलर की थ्योरी का यूज़ किया, उसके कुछ गलत सिद्धांतों को सही किया, उसके बाद अपना थ्योरी उस पर डाला, थ्योरी दिया और एक रिजल्ट निकाला जिसको बोलते हैं न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल। तो वो कैसे हुआ और क्या क्या बदलाव किया न्यूटन ने, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन वही है, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल। तो इसमें केपलर ने जिस इलिप्टिकल पाथ के बारे में बताया था, न्यूटन ने उस इलिप्टिकल पाथ को सबसे पहले सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो, अगर ये इलिप्टिकल पाथ होता तो इसमें दो फोकस होता है, ये दोनों फोकस का प्लूरल फोकी कहते हैं, F1 F2। तो इस संदर्भ में उसका जो सेकेंड लॉ था, केपलर का जो सेकेंड लॉ था, उसमें यह बताया गया था कि एरिया स्वीपिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल। तो मैंने उसमें बताया था कि जब प्लैनेट सन के करीब रहेगा तो वो कम डिस्टेंस तय करेगा, लेकिन जैसे ही प्लैनेट सन के नज़दीक आएगा उसका रफ्तार बढ़ जाएगा, दूर रहेगा स्पीड कम रहेगा, नज़दीक आएगा स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। तो इसके लिए न्यूटन ने बताया कि कोई भी प्लैनेट है वो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट में ही ट्रैवल करता है जिसमें एक सेंटर होता है। अब आप समझो, ये एक सेंटर है और इसी सेंटर पर उसने सन को सिचुएट कर दिया। अब केपलर के ही लॉ को आप देखें, एरिया स्वीपिंग बाय ए प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल। मान लीजिए प्लैनेट पहले ए पे था, चला गया बी पे, टाइम लगा t सेकेंड, एरिया स्वीपिंग कितना होगा, इसको मैंने सेट कर दिया। अब आइए यहाँ प्लैनेट को लेकर के t सेकेंड में वापस से उतना ही डिस्टेंस और एरिया स्वीपिंग भी इक्वल, मतलब प्लैनेट का जो स्पीड है अब यूनिफॉर्म हो गया। तो फर्स्ट लॉ तो वही हो गया जिसमें कि चेंजेस लाया, लेकिन मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूटन ने किस तरीके से इनवर्स स्क्वायर रूल को गेस किया। मैं वापस से एक सर्कुलर ऑर्बिट बना देता हूँ और इस सर्कुलर ऑर्बिट पर एक प्लैनेट रखता हूँ, ये सेंटर है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ऑर्बिट पर ट्रैवल करता है तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। m क्या है, where m is mass of object, v equal to velocity of object, and r equal
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। तो ये प्लैनेट है और यहां पर सन है, सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स लगेगा mv²/r। अब देखो बच्चों, मैं एक छोटा सा चीज आपको बताता हूं। जब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, इसको अगर हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करें तो जाहिर सी बात है कि एक कांस्टेंट डाला जाता है। कांस्टेंट हो गया m1 m2/r²। अगर इक्वल है, इसमें से कांस्टेंट को रिलीज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तब क्या होगा? जैसे जी को यहां से हटा दिया जाए तो ये इक्वल का साइन भी खत्म होकर के प्रोपोर्शनल के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन है, इक्वल का साइन लाना है तो एक कांस्टेंट देना होगा, और अगर ये दिया हुआ है इक्वल का साइन है, उसमें से अगर किसी कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दें तो इक्वल का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, प्रोपोर्शनल के साइन में। तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इधर की ओर आते हैं। जब भी कोई प्लैनेट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा तो जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू होगा mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस। थोड़ी देर के लिए और मैं समझता हूं, मैं सपोज करता हूं, लेट द प्लैनेट revolve the sun, या ऐसा लिख सकते हैं लेट द प्लैनेट रोटेट मूव वन रोटेशन इन t सेकेंड। मैंने ऐसा माना है कि ये जो प्लैनेट है ये t सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय प्लैनेट इक्वल टू एक रोटेशन का डिस्टेंस, जबकि इसके बीच का रेडियस क्या है? r है, तो 2πr ऐसा होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, एक रोटेशन में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि इसका सरकमफरेंस हो, और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr के बराबर। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। हालांकि डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में हम लोग डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप स्पीड भी, स्पीड के संदर्भ में भी इसको जान सकते हो। डिस्टेंस हो गया 2πr, टाइम है t, ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है? v। तो v इज इक्वल टू हो गया 2πr/t। सो वैल्यू ऑफ v² इक्वल टू, दोनों बड़े स्क्वायर करेंगे, 4π², इसको मैं ग्रेटर आर ले लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, 4π² ग्रेटर r² डिवाइडेड बाय t²। अब ये जो हमारा रिजल्ट है F इज इक्वल टू mv²/r, इसमें मैं v² के जगह पे इस वैल्यू को पुट करूंगा, m इंटू 4π² r² बाय t², और एक r नीचे में ऑलरेडी है। F इक्वल टू 4m π² r² डिवाइडेड बाय t² इंटू r। ऊपर नीचे एक बार r से आप और मल्टीप्लाई कर दो और देखो रिजल्ट क्या आता है।
तो रिजल्ट आ रहा है इससे F इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर स्क्वायर। याद कीजिए केपलर का थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम कहते हैं, उसमें बताया गया कि अगर एक रोटेशन करने में t टाइम लगता है देन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप चेक कर लेना, मतलब टी स्क्वायर, या आप ऐसा कर सकते हो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, या अगर इस तरह से समझने में दिक्कत हो तो आप ऐसे समझ लो टी स्क्वायर, इस इंप्लाई जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है इसको मैं इक्वल के साइन में कन्वर्ट करता हूं तो एक कांस्टेंट आएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब बाई आर क्यूब, या आप ऐसा कर सकते हो ना कि टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट। मतलब यह है कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर भी एक कांस्टेंट होगा, याद रखेंगे आर क्यूब बाई टी स्क्वायर एक कांस्टेंट है। अब मैं अगले स्टेप में सारे कांस्टेंट्स को बाहर करूंगा। आप देखिए 4 कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है, मास कभी नहीं बदलता है, पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो इन सभी को मैं स्किप कर देता हूं, हटा देता हूं, तो क्या मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सारा चीज बाहर चला गया, कितना 4m पाई आर क्यूब और नीचे से टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 4 अपने आप में कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये सब बाहर चला गया तो बचा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या आप लोग ऐसा कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। यही न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ था उसका सेकेंड पार्ट था। तो इस तरीके से न्यूटन ने एक गेस किया विथ द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल के संदर्भ में सबसे पहले गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आता है। गैलीलियो ने यह बताने का प्रयास किया कि डिफरेंट मासेस के अगर कुछ बॉल्स को एक साथ एक हाइट से ड्रॉप किया जाए तो वो अर्थ सरफेस पर एक साथ ही पहुंचते हैं। उन्होंने इसके लिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा का यूज किया, जो इटली में है और 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे गए और 3 डिफरेंट मास के आयरन बॉल को एक साथ ड्रॉप किया और अर्थ सरफेस पर पहुंचने के टाइमिंग को देखा। तो उन्होंने पाया कि अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक साथ ही अर्थ सरफेस पर आते हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे एक फेदर और एक कॉइन को अगर एक साथ ड्रॉप किया जाए, एक पंख और एक सिक्के को अगर एक साथ ड्रॉप किया जाए, तो आप देखते हो कि सिक्का पहले जमीन पर पहुंच जाता है और फेदर जो है वो बाद में आता है। तो उस वक्त उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनके डेथ के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी चर्चा को बिल्कुल ही विराम दे दिया। उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एक फेदर डाला, एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें फेदर डाला और कॉइन डाला, उसके ऊपर कॉर्क से उसको बंद किया और अंदर की सारी हवा निकाल दी, जिसको वैक्यूम पंप कहते हैं। वैक्यूम पंप के द्वारा अंदर का सारा हवा निकाल दिया गया। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को जब पलट कर देखा गया तो देखा गया कि फेदर और कॉइन जो है वो एक साथ ही अर्थ सरफेस पे आ रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि फ्री फॉल के संदर्भ में किसी भी तरह के मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। मास कम हो, मास अधिक हो, वो हमेशा ही अर्थ पर एक साथ ही गिरेगा। बट यहाँ काउंट क्या करता है, क्यों फेदर बाद में आता है, कॉइन पहले आ जाता है, तो इसका वजह है एयर रेजिस्टेंस। हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक प्रेशर ऊपर की ओर, एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है, जिसकी वजह से फेदर जो है वो इस तरीके से होता हुआ आता है, जबकि कॉइन डायरेक्टली जमीन पे आ जाता है। अगर एटमॉस्फेयर ना रहे अर्थ पे तो दोनों एक साथ ही आए।
अब सवाल ये उठता है कि फ्री फॉल कहते किसको है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि फ्री फॉल एक ऐसा फॉलिंग है किसी ऑब्जेक्ट का जिसमें कोई फोर्स नहीं लगाया गया हो और उस ऑब्जेक्ट पर केवल और केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही काम कर रहा हो, तो वैसे जो फॉल होता है उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। और ये मास से फ्री होता है, इसमें एक ही तरह का एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी के नाम से जानते हैं। फिलहाल अभी इसके डेफिनेशंस के ऊपर आए। द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट, वैसा फ्री फॉलिंग बॉडी जिसके ऊपर केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो, उसके अलावा और कोई दूसरा ना हो, is known as free falling body. A free falling body has constant acceleration equal to acceleration due to gravity. इसके ऊपर एक फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके जैसा होता है, किस पर कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है, बिल्कुल ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क करता है। और वो एक्सेलरेशन किससे मिलता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, यानी मास का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं रॉबर्ट बॉयल का जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक बार फिर से बता देता हूं। उसमें उन्होंने किया क्या था, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, इस टेस्ट ट्यूब में एक फेदर और एक कॉइन को डाला गया। टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से क्लोज किया गया और इसके अंदर की हवा बिल्कुल भी निकाल दी गई वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप आपने देखा होगा बच्चों, आजकल वैक्यूम क्लीनर जो आता है, वैक्यूम क्लीनर में आप देखते हैं हवा अंदर की ओर खींचता है और उसके साथ पूरा डस्ट पार्टिकल जो है वो उसके अंदर चला जाता है, तो वो हवा को खींच लेता है। तो इस तरीके से करके और फिर कॉर्क को बंद कर दिया गया। अब ये जो कंडीशन है, इसके अंदर हवा, एयर नहीं है, एयर कंटेंट्स जो है वो इसका 0 लेवल पर आ गया। इसके बाद क्या किया जाएगा कि इसको इस तरीके से पलट कर देखा जाएगा। अभी तो ये नीचे वाले बॉटम पार्ट पे है, जब इसको पलट करके देखेंगे तो पंख और सिक्का दोनों ही कॉर्क वाले सरफेस की ओर सेम टाइम पर आएगा। तो इससे बिल्कुल पता चला कि मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सारा का सारा इफेक्ट जो है वो एयर का होता है। तो एयर अगर ना रहे तो सब चीज एक साथ ही गिरेगा। हालांकि गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा से किया था, लेकिन उस समय एयर तो था ही, बिल्कुल एटमॉस्फेयर तो था ही, लेकिन जब एक साथ 3 बॉल को गिराया गया था, ये तीनों बॉल आयरन बॉल थे और उस आयरन बॉल के ऊपर एयर का प्रेशर उतना काम नहीं किया था। इस वजह से वो तीनों डिफरेंट मास के जो आयरन बॉल थे वो अर्थ सरफेस पर एक साथ गिरे। तो आई होप कि बच्चों आपने समझ लिया होगा कि फ्री फॉल क्या होता है। मैं एक एग्जांपल और भी देता हूं आपको। जब कोई पर्सन लिफ्ट पे चढ़ा हुआ हो और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो, अचानक से लिफ्ट की रस्सी जो है वो टूट जाए तो क्या होगा, इस पर सोचने की आवश्यकता है। वो आदमी जो है, वो पर्सन जो है, वो उस लिफ्ट पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा और अंडर द ग्रेविटेशन वो लिफ्ट के साथ नीचे आएगा। उस वक्त उसका जो फॉलिंग है वो फ्री फॉल कहलाएगा। और एक चीज याद रखेंगे कि फ्री फॉल में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यही है कि फ्री फॉल के समय में कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इसमें केवल एक ही फोर्स लगता है और वो फोर्स है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें दूसरा पॉइंट है, हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें मास का कोई रोल नहीं है, मास का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को केपलर्स लॉ के थ्रू जो न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर रूल दिया था उसको मैंने क्लियर किया। फ्री फॉल को भी मैंने समझा दिया, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट बॉयल का एक्सपेरिमेंट, और लास्टली हमने फ्री फॉल के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।